Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Osama Shah. The big story that we are tracking at the top of this hour, a chilling dowry horror from Greater Noida. It has now taken a dramatic turn. The husband, accused of burning his wife alive, he has been taken into custody. He, in fact, tried to flee. The police shot him in the foot. In fact, the police say that Vipin Bhati, the accused, he tried to escape the custody in Greater Noida when he was gunned down in the leg. Now, questions are mounting on the brutality of the dowry crimes and the police's crackdown. The accused husband, he remains unrepentant. The family members of the victim, they are demanding justice at the moment. कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है। षड्यंत्र में शामिल है वो उसी का षड्यंत्र सारा है, उसी को षड्यंत्र है। कोई बच्चे को बचाएगा, बच्चे को समझाना माँ का काम रहता, बाप का काम रहता, उसने और उठा दिया बच्चे को, जमाने की जगह उठा दिया। आपकी अब क्या मांग है? हमारे तो ये मांग है, इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, ये डिमांड है हमारी। इनको सालन कैडी न्यायालय से, कोर्ट से इनके लिए यही एक्शन है कि इनको फांसी होनी चाहिए। आपने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। सर, ये जो पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ विपिन भाटी का सिरसा चौक पर, उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स हैं? सुबह को जब आपसे बात हुई थी आपने कहा था कि आप चाहते हो कि इनकाउंटर हो, और अब जब पुलिस के साथ पैर पर गोली लगी है तो आपकी क्या सोच है? ऐसा है, पुलिस ने अच्छा काम किया है, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एनकाउंटर हुआ है ठीक है, लेकिन दोनों पैरों में गोली लगनी चाहिए थी, ताकि उसे पता लगे कि मैं चल कैसे रहा हूँ, चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। दोनों पैरों में लगनी चाहिए, एक पैर में लगी है ठीक है, लेकिन दोनों पैरों में लगनी चाहिए। एनकाउंटर और बढ़िया तरीक़ा से होना चाहिए था, और ये हमारी मांग भी है। और जो 3 जो फरार हैं उनको भी एनकाउंटर इस तरीक़ा से होना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि इसकी बहन बेटियों को किस तरीक़ा से जलाया जाता है। So clearly, emotions are at a high here with respect to family members. This was Nikki's uncle just speaking to us. आप हमें अपना नाम बताओ और आप निकी जी से कैसे पहचान में थे? ऋषिपाल सिंह मेरा नाम, मैं उनका चाचा लगता हूँ। और जो ये एनकाउंटर हुआ है, इसमें जैसे उन्होंने पैर में गोली मारी, फिर शासन और जो योगी जी की सरकार है वो तो सीधा एनकाउंटर कर देती है, जैसे और इनका हो रहा। जैसे इसने जितना अत्याचार करा, और आज भी उसके उड़द की सफ़ेदी नहीं है बिल्कुल भी विपिन भाटी के। उनका बोलना है कि मैंने करा ही नहीं है, इतना बड़ा अपराध कर दिया, जला दी उन्होंने लड़की। आप भी उसे देख रहे हो वीडियो, और फिर भी वे मना कर रहा, तो सीधा एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। Meanwhile, the National Women's Commission has also taken cognizance of this murder case. The Commission has asked the UP DGP to provide a detailed action report within 3 days. The Commission chairperson, Vijay Rahatkar, has written a letter to the Director General of Police of Uttar Pradesh and has also directed for the immediate arrest of all the accused. In fact, strict action has also been sought under the provisions of the law. Meanwhile, news now from Telangana. A husband brutally murdered his wife. The wife was pregnant, and this man, he chopped her into pieces and then took her outside in the carry bags. In fact, this incident comes from Medipalli in Medchal district, which is a suburb of Hyderabad. And if we go into the details, this brutal incident, it took place in the suburb of Medipalli. Swati, the victim, and Mahinder, who hail from Vikarabad district. They fell in love, they got married, but Mahinder, he killed his wife, who was pregnant at that time, and then cut her into pieces. And after that, he packed the body parts in a plastic cover, took them outside to be buried. However, his neighbors, they were alerted on hearing a noise, and this led to the discovery of this absolutely gruesome incident.
Based upon his confession, case registered in the under section 103 clause 1 and 238 BNS, and this case will be viewed as a very serious case, and this investigation will also be done in a fast tracked manner. It is just like only the body of the human is remained, so దాన్ని హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది, అండ్ పిఎంఈ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అసర్టైన్ ద లేడీ ఎవరైతే చనిపోయారో ఆ అమ్మాయి ఫలానా స్వాతి అని చెప్పి చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ద డిఎన్ఏ టెస్టింగ్. ఈ అక్యూజ్డ్ మన దగ్గరే ఉన్నారు. ఆఫ్టర్ ది మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ హీ విల్ బి సెంట్ ఫర్ ది జ్యుడిషియల్ రిమాండ్. So this horrific murder has been reported from Medipalli area, which comes under the Rachakonda Commissionerate, that is part of the extended Hyderabad region. What I must point out is that Samala Mahinder Reddy had got married to Swati in January of 2024, and it was supposed to be a love cum arranged marriage, and they had quarrelled, or rather Mahinder Reddy had quarrelled with his in-laws, his father-in-law, and from then on they did not have too much of a contact. And what we are being told is that Swati was in fact 5 months pregnant when they had a quarrel in the home, and following the quarrel it appears that Mahinder Reddy had in fact strangled her to death, and subsequently in order to hide the crime he had chopped her into pieces with an axe, and he had dismembered her into multiple pieces, and he had one by one actually disposed of or tried to dispose of the pieces in the Musi River. He had also in fact kept the torso without the head and without the limbs at home, and that was something that was found by the police, and subsequently now they are on the lookout for the other body parts that they are now hoping to recover from the Musi River itself. Mahinder Reddy is said to have been a driver, and his wife was earlier working at a call center, but because of the suspicion of her husband she had to give up that job as well, and she had in fact asked to go home, and that's what the quarrel had escalated over on Saturday when she was murdered and then chopped into pieces by her husband. The police have Mahinder Reddy in their custody, and they have registered cases of course of murder and also of trying to dispose of the evidence, remove the evidence, and he had we are told confessed to a relative who subsequently reported to the police, and that's how this horrific crime came to light. The Dharmsthala alleged mass burial case, it has now taken an unexpected turn with the arrest of the complainant who had claimed to be a whistleblower. The identity of that masked man, it has now been revealed. Meanwhile, the Deputy Chief Minister, D.K. Shivkumar, he has spoken out and slammed the BJP for politicizing this entire case. Meanwhile, the former minister and MLA, K.N. Rajanna, he has questioned the decision of his own government in the way they handled the Dharmsthala case, and says that if common sense was used in the beginning itself, such mishaps would not have happened. All Dharmasthala issues already I have commented on that issue. I know a lot of issues. BJP is doing politics. They shut their mouth. There is a difference, two groups in BJP. That is why all these dirty issues have been called. This entire thing is being done internally. On their failure, they are trying to put us. We will show the facts on the Dharmasthala issue. ತಲೆಬುಡೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಮೊದಲೇ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಮೀರಿ ತಲೆಬುಡೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದರ ಹಣ ಎಲ್ಲೈತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಬೋರ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದೆ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ತಲೆಬುಡೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತು ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ವಿನಾಕಾರಣ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳು ತೆಗೆಯೋದು, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆನೇ ಗುಂಡಿಗಳು ತೆಗೆದು ಪಾಪ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Well, the Kolkata police has filed a charge sheet against Manojit Mishra, the accused in the Kolkata rape case, and NDTV has accessed the details of that charge sheet.
In fact, Manojit Mishra and 3 others, they have been named in that particular charge sheet, and the charge sheet also mentions that obscene videos were found on Manojit Mishra, the accused's phone. His DNA samples have also matched. In fact, a video was filmed through the exhaust fan is what the charge sheet says, and the high points of this particular charge sheet is that the CCTV footage of this incident, it was recovered, in which the accused, they were seen dragging and then holding the victim hostage, and many such CCTV footages were also recovered. ये जो चार्जशीट दिया है, कौन दिया है? पुलिस दिया है। कौन पुलिस दिया है? कलकत्ता पुलिस दिया है। कलकत्ता पुलिस किसका है? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का अंडर में है। तो ये पुलिस तो अनबायस्ड राजधर्म पालन कर रहा है। तो पुलिस जो फाइंडिंग्स है वो दे दिया है चार्जशीट में, उसके ऊपर जो भी होगा पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ऐसे लोगों को तृणमूल का जरूरत है। तृणमूल का फिलोसॉफी क्या है? जो जीता वो से करता है। तृणमूल ऐसे अपराधी तत्वों को पार्टी में शामिल इसलिए करते हैं कि चुनाव का दिन वो डरा सकते हैं, लोग इंटिमिडेशन कर सकते हैं उसका। इसी के कारण तृणमूल में ऐसे ही लोगों का वर्चस्व है और तृणमूल इस जगह से कभी बाहर नहीं निकाल कर पाए। तृणमूल को जाने दीजिए, तृणमूल को विसर्जन होने दीजिए। तृणमूल नाम का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान अंगीना में अब देख नहीं पाओगे। Even as the Congress and the RJD, they have hit the ground together on the voter list revision row, questions remain on the chief ministerial face of the alliance, as Rahul Gandhi refuses to give a direct answer on why the Congress has not yet declared Tejasvi Yadav as the alliance's chief ministerial face. राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर ये बिहार में बनी है कि राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव तो कहते हैं वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर राहुल गांधी कन्नी काट गए, उन्होंने इसको इनकार कर दिया। अब तो तेजस्वी यादव को जब उनके सहयोगी मुख्यमंत्री मानने को, उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है, तो कोई जनता उनको क्या बनाने वाली है? इस यात्रा में सिर्फ मिलजुल कर वो चल तो रहे हैं, लेकिन उनके मन मिले हुए नहीं हैं। But the Union Home Minister Amit Shah, he has spoken about the regular parliament disruption. He says that this is a new tradition that is now emerging. The House is not being allowed to function at all, and the House is not running for the entire sessions. This is happening in the name of protests, and public representatives, they have now to consider this. राजनीतिक हितों के लिए संसद और विधानसभाओं में को चलने ही नहीं देना, ये वाद विवाद नहीं होता है। विरोध संयमपूर्ण होना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान है, मगर विरोध करने के बहाने दिनों तक, पूरे सत्र तक सदन को चलने नहीं देना, ये जो परंपराएं हो रही है, इस पर देश ने कभी न कभी विचार करना पड़ेगा। देश की जनता ने भी विचार करना पड़ेगा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी विचार करना, क्योंकि जब चर्चा समाप्त हो जाती है तो सदन का देश के विकास में योगदान ही बहुत कम रह जाता है, और हमें आज इसको ढंग से देखना पड़ेगा।
Well, the Defence Minister Rajnath Singh, he visited Kathua. Remember, there was flash floods that hit Kathua region. The entire Sahar River had washed away the entire road. Half a dozen villages, they were cut off. In fact, the old Samba Kathua road was also disrupted. The Defence Minister was in Kathua. He, in fact, visited later, went to Jammu Hospital. He met with the victims. Meanwhile, the rescue and relief work is currently underway. सारे पेशेंट्स मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ डेंजर हैं और अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और मैं इस मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो भी घायल लोग यहाँ पर आए थे उनकी पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने देखभाल की है और सभी अच्छी स्थिति में हैं। सारे पेशेंट जितने भी यहाँ पर घायल लोग हैं, हाँ, वो सभी संतुष्ट हैं। और उसके बाद राजभवन हम लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये तीनों लोग हैं और वहाँ लोगों से थ्रू वीसी बात करेंगे। And Nazir Masoodi joins us on the broadcast to get us more on this. Nazir, take us through the highlights of the Raksha Mantri's visit there, and what is the situation like right now in Kathua? Well, the fact is, Raksha Mantri Rajnath Singh was planning to visit to Kishtwar to take stock of the rescue and the rehabilitation work of that massive, flash floods after cloudburst. But he could not go there because of the adverse weather conditions. So he had to take review of the situation in Jammu itself and met some of the injured which are admitted in Jammu hospital. Besides that, there's also a flood-like situation in different parts of Jammu because there have been heavy rains from Kathua to Jammu since yesterday. There was, in fact, flood-like situation in Jammu city as well. Some of the students of the IMM hostel were also evacuated today because almost one floor of the hostel building was also inundated in the floods. So it is a flood-like situation in different parts of the Jammu, and mainly Defence Minister had come here to visit Kishtwar, but because of the adverse weather conditions, he could not go there. All right, Nazir Masoodi, thank you very much for getting us all those details. Meanwhile, shifting our focus to Rajasthan, which is also reeling under relentless rain. In the Savai Madhopur region, it is submerged. Jaipur schools remains shut for 2 days. The NDRF and the SDRF teams, they are currently on the ground. सड़क है जो इस वक्त पूरी तरीके से पानी जो बरसा इस इलाके में उसकी चपेट में आ चुकी है और आप देखिए किस तरह के हालात हैं इस इलाके में। पूरा पानी जो सुरवाल डैम का इस इलाके में आ रहा है और पानी का फ्लो आप देख लीजिए किस तरीके से है और पूरे इलाके में घर जो हैं जलमग्न हो गए। आप देखिए कैसे घरों के आसपास, खेतों में, आसपास का पूरा इलाका, पूरी बस्ती, पूरी दुकानें, पूरी सड़क जो हैं वो पूरी तरीके से पानी की चपेट में। और ये इसलिए है क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार इस इलाके में तेज बरसात हो रही थी और इस सड़क पर पार करने के लिए ट्रैक्टर का ही सहारा है। और इस वक्त भी हम ट्रैक्टर में खड़े होकर आप तक ये पूरी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कैमरामैन निर्मल हमारी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस इलाके में तस्वीर जो है वो किस कदर विकराल हो चुकी है। खास तौर पर पानी के निकासी का कोई तंत्र जब नहीं है तब लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके चलते अब राशन खत्म होने लगा है। मवेशी जो हैं उनके लिए चारा नहीं है। जिस तरीके से जो प्रबंध उठाए जाने चाहिए थे, जरूरी कदम लिए जाने चाहिए थे, उनकी रफ्तार इतनी कम है कि लोगों तक मदद बहुत देरी से पहुंच रही है। हालांकि कुछ टीमें लगातार एक्टिव हैं, जिला प्रशासन की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की कोशिश कर रही है। हालांकि इस इलाके में खबर ये भी है कि सेना को उतार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जब तक ये पानी नहीं निकलेगा तब तक इस इलाके के जो हालात हैं वो सामान्य नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से आफत की बरसात हो रही है उससे हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं इसकी एक तस्वीर आप देख लीजिए। कैसे अभी सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव की एक तस्वीर है और ये पूरी तरीके से इलाका इस तरह की तस्वीरें अमूमन दिखाई नहीं देती है कि पूरी खाई बन गई है, यानी नदी क्रिएट हो गई है और कैसे
जो सुरवाल डैम का पानी है वो एक झरने के रूप में बहता हुआ इस गांव के पीछे के हिस्से में, जहां करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा एक कटाव आ गया है और इसकी आप गहराई भी देखें तो करीब 60 किलोमीटर गहरा है और जो चौड़ाई है वो भी 55 से 60 किलोमीटर जो फीट के आसपास है, माफ़ कीजिए। तो ये एक तरीके से जो तस्वीर है बहुत डराने वाली, बहुत एक तरीके से कहें दहशत वाली इस लिहाज से भी है क्योंकि इससे बिल्कुल 5 से 7 फीट की दूरी पर ये मकान बने हुए हैं और ये मकान जो इन मकानों में रहने वाले लोग हैं इस वक्त आसपास जमा हैं, सोच कर डरे हुए हैं कि कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कटाव कहीं इनके घरों तक नहीं आए। हालांकि एक कोशिश ये देखिए ये की जा रही है, जो टीमें लगातार कोशिश कर रही है जिसमें ग्रामीण भी शामिल हैं कि बीच का जो ये हिस्सा है इसको काट दिया जाए ताकि पानी का जो फ्लो है बिल्कुल सीधा बहते हुए गांव के बगल से होता हुआ निकल जाए ताकि घरों की तरफ पानी नहीं आए। लेकिन ये पानी जिस तरह से एक झरना बहता है, जिस तरीके से एक ऊंचाई से पानी गिरता हुआ दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये सुरवाल डैम का पानी और आसपास जितने अमरूदों के बाग इस इलाके का जो सबसे कहें जिसकी पहचान है अमरूद, वो पूरे बगीचे तबाह हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं और उन्हीं बगीचों से होता हुआ ये जो कहें यहाँ तक पहुँचा है। और ये महिलाएं जो देखिए इनके घर हैं, आपके मकान आसपास हैं, पूरी तरीके से नुकसान हो गया। हमारा काय मेरे होंगे साहब में तड़ गए, काय में माता दे होंगे। घर कहाँ पर है? ये एरिया ये हमारा इसी साहब ये जमीन यार पर जमीन से या पूरी जमीन गई है, मकान जा बालों से बाइन का तुम्हें बेड़े तो उनकी पूरा मकान गया। अरे जमीन गई पूरी, खाई खराब। यानी अब डर ये लग रहा है कि पानी कटाव आके घरों तक नहीं आ जाए। घरों तक आगे घर तक ना नहीं चाहिए भाई, मकान बच जा हमारे बहन को और कोई जमीन तो गई जमीन कहाँ से ले आऊंगा अब। हम तो बेड़िया से भाई बहुत जाए तो वहाँ से फैलेंगे। बिल्कुल ये बता रहे हैं कि मकान में भले ही बैठे हैं लेकिन डर का माहौल है, दहशत का माहौल है और जिस तरीके से आसपास के यहाँ के लोग हैं, कुछ हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, पूरा जो कहें इतना लंबा कटाव तो पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है? पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है ये देखे को नहीं, अभी पहली बार हुआ है। अरे ऐसी घटना कभी भी नहीं देखी हमने, तो पहली बार हुआ है।